अच्छा जी, कंटिन्यू कर रहे हैं। कन्वर्टिंग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करने जा रहे हैं। और इसके अंदर आप ये देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया 422। ठीक है, 422 422 डेसिमल नंबर है। इसको हेक्सा से हेक्सा में कन्वर्जन कैसे करेंगे? 422 को डिवाइड करेंगे 16 से। तो 422 को 16 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर है वो ये क्वोशंट आ जाएगा और ये इसका रिमाइंडर बच जाएगा 6। ठीक है, तो फिर इसके बाद दोबारा से क्वेश्चन जो बचेगा 26, उसको आप दोबारा 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 वन 16, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1 और 10 बच जाएंगे जाहिर है। तो 10 रिमाइंडर, 10 का मतलब ये रिमाइंडर ये हो जाएगा। फिर 1 बच जाएगा, 1 को डिवाइड बाय 16 करेंगे तो क्वेश्चन इसका 0 होगा और रिमाइंडर रह जाएगा 1। ठीक है, जो 16 से कम जो भी वैल्यू हो तो वो रिमाइंडर जो है उसका क्वेश्चन जाहिर है फिर वो 0 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर इसका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गई 422 जो कि इक्विवेलेंट है हेक्साडेसिमल के 1a6 के। ठीक है, 1a6 इस तरीके से आप इसको देखेंगे। तो ये हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो गई डेसिमल से। यहाँ पर भी एग्जांपल देख लीजिए, ये भी एग्जांपल दी हुई है। इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें दिखाया गया है हेक्साडेसिमल एडिशन। इसमें आपने हेक्साडेसिमल एडिशन देख रहे हैं और हेक्साडेसिमल एडिशन के लिए एग्जांपल आपके सामने है और इसको कैसे करना है ये भी आप लोगों ने किया होगा। नहीं किया तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए का मतलब 10 है, ठीक है, बी का मतलब 12 है, ठीक है, तो सॉरी बी ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, तो 10 प्लस 11 हो गया 21। 21 आपने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, 21 को आप क्या करोगे, जो उनको ऐड करना है ना, आपने ऐड करना है तो आपने 10 और 11 को ऐड किया, जवाब आया 21। अब जाहिर है ये 16 से बड़ा है, जो वैल्यू 16 से अबव होगी उसको आप 16 से डिवाइड करोगे। 21 इज ग्रेटर देन 16। तो जो वैल्यू 16 से बड़ी होगी उसको आप 16 से डिवाइड करोगे। तो 21 को आप डिवाइड करोगे 16 से तो 16 वन 16 हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 5 रह जाएगा। तो जो रिमाइंडर होगा उसको आप नीचे लिखोगे 5 और जो जो है 1 है वो जो है क्वेश्चन आ जाएगा इसका कैरी हो जाएगा, क्वेश्चन कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा यहाँ देखें 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 प्लस 1 11। 11 को 16 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 11 16 से छोटा है, तो आप इसको डिवाइड नहीं करोगे 16 से। तो 11 आंसर है तो 11 को हम बी कहते हैं, तो बी एज इट इज आ गया। इस तरह यहाँ पर देखें 8 8 28 और 58 है, जाहिर है सब हेक्सा के ही है। तो 8 और 8 कितना हो गया 16। अब 16 के बराबर है, तो मैंने आपसे बताया था 16 की वैल्यू होगी तो डिवाइड करेंगे, तो जाहिर है इसमें डिवीजन होगा। तो 16 डिवाइड बाय 16 करोगे आप, तो 16 डिवाइड बाय 16 करोगे 16 वन 16 हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 16 वन 16 हो जाएगा, रिमाइंडर जो 0 हो जाएगा। रिमाइंडर को आपने नीचे लिख दिया, क्वेश्चन को आपने ऊपर लिख लिया और 5 6 7 और 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 8 9 10 11 12 13 13 को हम कहते हैं डी। तो 16 से छोटा है तो कोई 16 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 और 2 2 और 4 6, 6 और 2 8, 3 और 4 7। तो ये आपको दिखा दिया पूरा हेक्साडेसिमल एडिशन। ये हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन के बारे में स्लाइड में दिखाया गया और इसके अंदर देख ले, ये भी एक एग्जांपल दी गई है। अब इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। वैल्यू है 1C56F0। ठीक है, ये सब्ट्रा है यानी कि ये इस वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे, सब्ट्राहैंड है और माइनस करेंगे इसमें से 5ABD2। ठीक है, हेक्साडेसिमल वैल्यू ये डिवाइड करेंगे, ये सॉरी माइनस करेंगे। 1C56F0 में से माइनस करेंगे FABD2। ठीक है, तो 1C56F0 पर लिख दिया और FABD2 नीचे लिख दिया। अच्छा, 0 में से 2 माइनस तो नहीं हो सकता, तो एक बोरो लेंगे। जब एक बोरो लेंगे तो अब ये यहाँ पर एक टेक्निक है, थोड़ा टेक्निकल चीज है, वो आप समझ लें।
कि जब एक बोरो लेंगे तो एक बोरो जो है एक, वैसे तो बाजार एक डिजिट है, लेकिन आपको पता है हेक्साडेसिमल का एक डिजिट किसके बराबर होता है? 16 के बराबर होता है। तो एक्चुअली वो एक डिजिट तो आ रहा है, लेकिन एक डिजिट का मतलब है कि वो 16 आ रहा है। तो यहाँ वैल्यू 16 हो जाएगी, यहाँ वैल्यू 1 नहीं होगी, यहाँ वैल्यू हो जाएगी 16। तो 16 में से 2 माइनस करें तो जवाब क्या आएगा? 14। 14 को हम ई कहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ भी लिखी है कि 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो बोरो लेंगे तो 16 बोरो होगा, नेक्स्ट कॉलम में से 16 बोरो होगा, और 16 में से आप -2 करोगे तो जवाब 14 आएगा। 14 को ई कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई भी है टेक्स्ट के अंदर, और यहाँ दिखाई भी आपको दिया। इसके बाद जाहिर है यहाँ एफ आपने एक बोरो दे दिया था तो ई बच गया यहाँ। ठीक है, अब एफ नहीं रहा, ई हो गया ये। तो ई में से डी माइनस करोगे तो ई में से डी माइनस होगा तो 1 बचेगा, 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये बात शो हो रही है। तो ई में से डी माइनस किया तो 1 बचा। इसी तरीके से यहाँ 6 है। ठीक है, 6 में से बी माइनस तो नहीं हो सकता, तो आप 16 आप एक डिजिट बोरो लोगे, जाहिर है यहाँ से एक डिजिट, लेकिन एक डिजिट किसके बराबर है? दोबारा बता रहा हूँ आपको, 16 के बराबर है। तो 16 जब यहाँ 16 आपने बोरो किया तो 16 प्लस 6, 16 प्लस 6 कितना हो गया? 22। 16 प्लस 6 हो गया 22। तो 22 में से आप एक्चुअली माइनस करोगे बी को। बी का मतलब क्या है? 11। तो क्या आंसर आएगा? 22 में से 11 निकालेंगे तो जाहिर है 11 ही आंसर आएगा। 11 को हम क्या कहते हैं? बी। वही चीज यहाँ पर लिखी है, बी। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड में शो कर रहा है कि 6 में से बी माइनस नहीं हो सकता, तो बोरो लिया 16 नेक्स्ट कॉलम में से, तो 22, 60 में से 16 6 प्लस किए तो बन गया 22, 22। 22 में से माइनस किया 11 तो जवाब आया 11, जिसको हम बी कहते हैं। तो यहाँ पर वो चीज लिखी हुई भी है टेक्स्ट में, ऊपर दिखाई भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो रहा है सारा। अब यहाँ पूरा आप देख लीजिएगा, फिर आगे भी इसी तरीके से है। 5 है, 5 तो नहीं बचा, जाहिर है अब ये 4 हो जाएगा। उसमें से आपने बोरो दे दिया था एक, तो 4 हो जाएगा। तो 4 में से ए का मतलब 10, 10 तो नहीं जा सकता, तो आप एक बोरो लेंगे, तो एक बोरो लेंगे तो बन जाएगा, सॉरी एक बोरो लेंगे तो ये 16 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 16 प्लस 4, तो 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20। तो 20 में से ए निकालोगे, 20 में से 10 निकालोगे तो 10 बचेगा, जो जवाब ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बोरो लिया, यानी कि 5 में से बोरो नहीं हो सकता, 4 में से माइनस किया, नहीं ए नहीं हो सकता, तो 16 आपने बोरो लिया तो 20 बन गया, तो 20 में से 10 माइनस किया तो जवाब आएगा ए। इसके बाद जो है यहाँ पर आपने चूंकि एक बोरो दे दिया था तो यहाँ पर बचा बी। ठीक है, यहाँ इस कॉलम में क्या बचा? बी। बी में से बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है 11। तो 11 में से जाहिर है एफ तो माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि एफ का मतलब जो है वो 15 होता है। ठीक है, 11 में से एफ माइनस नहीं हो सकता। आप एक बोरो लेंगे तो एक बोरो का मतलब 16 बोरो लेंगे, तो 11 11 के अंदर जाहिर है आप 16 प्लस करेंगे, तो 11 में 16 प्लस होगा तो जवाब क्या आ जाएगा? 27। ठीक है, तो 27 में से आप माइनस क्या करेंगे? सो 27 में से 27 में से आप माइनस करेंगे 15 को, क्योंकि एफ का मतलब 15 है। 15 में से माइनस 27 माइनस किया 15, तो जवाब आया 12। ठीक है, 12 को हम क्या कहते हैं? 12 को हम कहते हैं सी, तो यहाँ पर सी लिखा है। यहाँ पर यही बात बताई जा रही है इस लाइन के अंदर। ठीक है, कि 16 प्लस 11 27 हो जाता है, 27 में से माइनस किया 15, जवाब आएगा सी। और जाहिर है ये बोरो आपने लिया था तो यहाँ पर 0 बचा, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जवाब इसका आ गया सी ए बी आई बी 1 ई। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ पर करके दिखाई। ये भी एक अलग दूसरी एग्जांपल दी हुई है, यहाँ भी वही चीज है, मतलब सेम चीज है। मैं दोबारा से करके नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक चीज समझाया हूँ। यहाँ पर देख ले 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो जाहिर है आपने एक बोरो लेंगे, तो एक बोरो लेने का मतलब 16 ले लिया, तो 16 16 हो गया, ये सही है। 16 प्लस 5, ये क्या हो गया? 21। और 21 में से आपने माइनस किया 7 को, क्योंकि जाहिर है यहाँ से 7 माइनस करना है, तो जवाब क्या आएगा?
14। जवाब आएगा 15, सॉरी 14, 14 जवाब आएगा। इसको यहाँ दोबारा करके देख लेते हैं, मतलब यहाँ पर जो जवाब आएगा वो 15 जवाब आएगा, सॉरी। ये जवाब 14 ही है, 14 जवाब आएगा। तो 14 सही लिखा था मैंने, तो 14 जवाब आएगा। 14 को हम क्या कहते हैं, 14 को हम कहते हैं ई। ठीक है, 14 जवाब आएगा, और 14 को हम क्या कहते हैं, ई। तो इस तरीके से आपका मतलब यहाँ पर हो रहा है, एक बोरो ले लिया, 16 चला गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, तो 6 माइनस 4 2। ठीक है, तो ये मतलब ये वही चीज हो रही है, हेक्साडेसिमल आप सब्ट्रैक्शन करके दिखा रहे हो इस एग्जांपल में भी। इस तरह यहाँ पर देखो, ये साइन इंटीजर्स के बारे में बात हो रही है। द हाईएस्ट बिट इंडिकेट्स द साइन 1, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। ठीक है, तो आप देखो ये साइन, मैंने आपको बताया था पहले कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, साइन बिट कहलाती है वो। ठीक है, वो अगर आप साइन इंटीजर्स की हम बात करें, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 होगी तो वो वैल्यू नेगेटिव शुमार होगी, और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 होगी तो वो वैल्यू पॉजिटिव शुमार होगी, हम पढ़ चुके हैं। अब ये देखना है, जाहिर है अगर हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ, अगर हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है 8A, अब आपको कैसे पता चलेगा कि 8A पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या C5 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पता कैसे चलेगा? अगर आपसे पूछा जाए कि ये हेक्साडेसिमल नंबर्स साइंड हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, तो आप इनको कैसे पहचानेंगे कि ये नेगेटिव हेक्साडेसिमल नंबर है या पॉजिटिव हेक्साडेसिमल नंबर है? आसान तरीका, 8 जाहिर है आपको पता है कि कि 8 को जो है इसको 8 भी 4 बिट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो 8 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये 8 हो गया। और ए को कैसे लिखा जाएगा? ए का मतलब होता है 10। ठीक है, तो 10 का मतलब होगा 8 और 2, ये दोनों ऐड कर देंगे 10। ठीक है, तो ये हो गया 8A, 8A। अब जाहिर है सबको एक ही साथ आप लिखोगे, ये पूरा एक ही साथ लिखा जाएगा। अब इसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 1। तो 1 है तो जाहिर है नेगेटिव वैल्यू हो गई, 8 इज अ नेगेटिव वैल्यू। तो बहुत आसान तरीका आपको यहाँ बता देता हूँ, इसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी बाइनरी में, आप इसको देख कर ही बता दोगे कि ये वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव है। वो क्या है कि अगर जो आपका हाईएस्ट डिजिट है, अगर इसमें का हाईएस्ट डिजिट, देखो हाईएस्ट डिजिट कौन सा होता है, ये हाईएस्ट डिजिट है। ठीक है, ये हाईएस्ट डिजिट है, ये हाईएस्ट जो आपका लेफ्ट साइड पे है वो हाईएस्ट डिजिट कहलाता है, जो राइट साइड पे है वो लोएस्ट डिजिट कहला रहा है। तो जो हाईएस्ट डिजिट है, अगर उसकी वैल्यू 7 से अबव है तो वो वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ 8 है तो ये वैल्यू नेगेटिव है। सी का मतलब जो है 13 हो गया, तो ये भी नेगेटिव हो गया। इस तरह ए का मतलब 10, ये भी नेगेटिव हो गया क्योंकि 8 से बड़ा है। यहाँ 9, 9 भी 8 से बड़ा है, तो ये सारी नेगेटिव वैल्यूज है, क्योंकि ये सब के अंदर जो आपका आपका जो हाईएस्ट डिजिट है वो 8 से अबव है। ठीक है, 8 या उससे अबव होगा तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी। 7 से अबव होगा तो नेगेटिव वैल्यू होगी, जाहिर है 8 आ गया, सी आ गया, ये 7 से अबव जितनी वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव शुमार हो जाएंगी। तो 8A भी नेगेटिव है, C5 भी नेगेटिव है, A2 भी नेगेटिव है, 9D भी नेगेटिव है। अच्छा जी, अब यहाँ देख लें, इसमें करना क्या है कि टूस कॉम्प्लीमेंट लिया गया। टूस कॉम्प्लीमेंट तो जाहिर है आपको लेना होता, आपको आता ही होगा क्योंकि आपने डीएलडी में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे दिखा भी देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव नंबर को हम जो स्टोर करते हैं ना, वो टूस कॉम्प्लीमेंट नोटेशन के अंदर स्टोर करते हैं, और इसको हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐड करने के बाद इसको वैल्यू को इन्वर्स कर दिया जाता है, या इन्वर्स करने के बाद ऐड कर दिया जाता है, तो इसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक वैल्यू दी हुई है 1, अब मैंने आपको पहले दिखाया 1 के लिए सिर्फ वो 1 भी लिख सकते थे, लेकिन इसको 8 बिट्स में लिखा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि असेंबली के अंदर जो है जो भी चीज लिखी जाएगी बाइट वाइज लिखी जाएगी, तो 1 को जाहिर ऐसे ही लिखा जाएगा 8 बिट में।
अब इसको वन को -1 दिखाना है, ठीक है, वन को -1 करना है, ये तो पॉजिटिव वन है, इसको -1 कैसे होगा कि आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले क्या करते हो, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हो। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, सारे बिट्स को आप रिवर्स करोगे, स्टेप वन तो यही होगा, तो सारी बिट्स रिवर्स हो जाएगी, जो जीरो थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे वन, और जो वन था वो क्या हो जाएगा जीरो, तो ये बिट्स इन्वर्स हो गई। फिर जो इन्वर्टेड बिट्स हो गई है सारी, उसके अंदर आप क्या ऐड करोगे, इसके अंदर आप ऐड कर दोगे वन, इसके अंदर आपने वन ऐड कर दिया, लेकिन अगेन आप याद बात रखिए वन है तो जीरो आप लगाओगे, लीडिंग जीरोस आप लगाओगे ताकि एक बाइट बन जाए, और फिर आप इनको ऐड कर दोगे, जब आप इनको ऐड करोगे तो जवाब बन जाएगा ये, ठीक है, सारे वंस हो जाएंगे, आठों की आठों बिट। तो एक्चुअली ये जो सारे वंस हुए आठों की आठों बिट, ये क्या है, ये -1 है, ये +1 था शुरू में, और अब ये बन गया -1 आफ्टर आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग टूस कॉम्प्लीमेंट, तो अब ये बन गया -1, ठीक है। तो वन, अब देखो आप इसके अंदर इसको प्रूव भी करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो वन के अंदर, ये वन क्या था, ये शुरू में आपने दिखाया, वन के अंदर उसका अगर टूस कॉम्प्लीमेंट आप ऐड करोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट यही है जो भी निकाला, तो ये वन था, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया वो ये था, अगर दोनों को आप ऐड करोगे तो जवाब क्या हो जाएगा जीरो। तो ये निशानी होती है कि अगर आप एक्चुअल नंबर को उसके टूस कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड करोगे तो हमेशा जीरो आंसर आएगा। तो वन जो है, सारे वन जो है टूस कॉम्प्लीमेंट है, तो सही है, रिवर्सेबल, ये अच्छा ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि रिवर्सेबल ऑपरेशन है। रिवर्सेबल ऑपरेशन का मतलब क्या है, रिवर्सेबल ऑपरेशन का मतलब ये है कि जितने भी वन है, ये इसको अगर आप टूस कॉम्प्लीमेंट, इसका अगर टूस कॉम्प्लीमेंट आप लो, ये नेगेटिव वन था ना, -1 था, -1 का आप टूस कॉम्प्लीमेंट लो, -1 का टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो बन जाएगा वन, ठीक है। तो जो जो वैल्यू आप निकालोगे अगर उसका दोबारा अगेन टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो अगेन वन बन जाएगा, वही वैल्यू बन जाएगी पॉजिटिव में। तो बहरहाल ये आपने कर चुके हो, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखा भी दिया। तो यहाँ अगली स्लाइड आ गई, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करके दिखाया जा रहा है, ए में से अगर आप बी माइनस करना चाहो तो कैसे करोगे, ठीक है। ए का मतलब जो है ए में से बी माइनस करोगे तो जाहिर है, मतलब यहाँ पर ए का बी, यहाँ ए और बी समझे वो है वेरिएबल दिखाए गए हैं, ए में कुछ भी हो सकता है, बी में कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल दिखाए गए हैं। तो अगर ए की वैल्यू कुछ भी होगी, आप क्या करोगे, जब बी माइनस करने से पहले क्या करोगे, बी को आप टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे और उसको ऐड करोगे जो वैल्यू ए में होगी, जो अभी अभी आपको समझाया, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, 12 में से 13, 12 में से माइनस करना है 3, ठीक है। तो 12 तो आप ऐसे लिखते हो पॉजिटिव, तो 12 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें से आप माइनस क्या करना चाह रहे हो, 3, 3 को आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, लेकिन जब जाहिर है आप 3 का टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे, तब 3 का टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो ये बन जाएगा, और ये वैल्यू एक्चुअली ऐड होगी 12 के साथ, जो ऊपर वैल्यू थी 12 के साथ उसका 3 का टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा, तो जवाब ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो 1248, तो ये जवाब बन जाएगा आपका 9, ठीक है। ये 9 आंसर आ गया, और सारे 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 जवाब आएगा। तो यहाँ पर वही चीज करके दिखाई है, एग्जाम्पल दूसरी थी। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, क्या आप कर लीजिएगा खुद ही, ठीक है। इसमें से ये माइनस करके देखिएगा क्या आंसर आता है। अब हम ये चीजें करने जा रहे हैं, ठीक है। लर्न हाउ टू डू द फॉलोइंग, तो ये देख लेते हैं वन बाय वन इन चीजों को। टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल, आपको आता है हेक्साडेसिमल का टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाए, उसको हम करने जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में आप अक्सर लोगों को नहीं आता, हेक्साडेसिमल का टूस कॉम्प्लीमेंट, और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आपको इसमें करना क्या है, तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको जो है, ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया ना 6A3D, या हेक्साडेसिमल, एक तरीका ये है, आप 6 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करो, ए को भी बाइनरी में कन्वर्ट करो, 4 4 बिट्स के अंदर, और फिर बिट्स को इन्वर्ट करो, फिर +1 करो, फिर लिखो जवाब, वो भी सही है। लेकिन आसान तरीका क्या है, मैं आपको बताया था। आसान तरीका ये है कि जैसे ये नंबर दिया ना 6A3D, तो 6 को आप माइनस करोगे 15 में से, 15 में से 6 माइनस करोगे, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी हेक्साडेसिमल की, उसको आप 15 में से माइनस कर दो, जैसे 6 है, 6 को 15 में से माइनस करोगे जवाब आएगा 9। फिर ए बचा है, 15 में से ए को माइनस करो, 15 में से 10 को माइनस करो, जवाब क्या आएगा 5। फिर 3 है, 15 में से 3 को माइनस करो, ठीक है, जवाब जो आएगा 12।
और 12 को हम सी कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से 15 में से आप डी को माइनस करो है, तो आपने डी को माइनस किया, 13 माइनस किया, 13 माइनस किया 15 में से जवाब आया 2। तो ये आपका नंबर आ गया 95C2। अब इसमें आप एक एक ऐड कर दोगे, एक ऐड करोगे, सिर्फ आखिर वाले में ऐड करना है, ठीक है। 2 था, 2 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, बाकी वैल्यू वही है 95C, 2 बन जाएगा, 3 इसमें आपने एक ऐड कर दिया। 95C3 इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6A3D, ठीक है। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो बहुत आसान है, 15 में से आप माइनस कर दो, जैसे यहाँ पर दिया है 95। अब देखो इसके अंदर आप ये देख लो कि अगर आप आपने माइनस किया था ना, प्लस कर दो। अगर आप ये नीचे कंफर्मेशन दिखाई जा रही है कि वाकई में ये है कि नहीं, तो 95C3 है, 95C3 में से 95C3 में ऐड कर दो जो है 6A3D जिसका हमने टूस कॉम्प्लीमेंट लिया था, तो वो 6A3C प्लस प्लस 1 करना होगा इसमें, ठीक है, साथ साथ 6A3D, 6A3D 95C3 में जो है 6A3 बन जाएगा। जैसे आप इसको इसके अंदर अगर आप ऐड 1 ऐड करोगे, ठीक है, तो 6A3D बन जाएगा। या 9 में से 15 में से इसका अगर 95C3 का अगर आप टूस कॉम्प्लीमेंट लो, तो 15 में से 9 माइनस किया 6, 15 में से 5 माइनस किया A, 15 में से C माइनस किया 3, 15 में से 3 माइनस किया C, और प्लस 1 कर देना, प्लस 1 कर दोगे फिर बन जाएगा 6A3, वही वैल्यू आ जाएगी जो पहले थी। तो टूस कॉम्प्लीमेंट जो निकाला था, अगर उसका दोबारा टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी 6A3D पहली वाली। तो ये कंफर्म हो गया, वाकई में टूस कॉम्प्लीमेंट सही बनाया आपने। तो ये एक्चुअली जो है वो तरीकेकार है हेक्साडेसिमल वैल्यूज का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का। अच्छा जी, अब अगली एग्जांपल देख लेते हैं। साइंड बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, साइंड बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इफ द हाईएस्ट बिट इज 1, द नंबर इज स्टोर्ड इनटू, जाहिर है अगर साइंड अगर आप देखो बाइनरी के अंदर, जाहिर है बाइनरी के अंदर अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो नेगेटिव नंबर होगा, तो नेगेटिव नंबर होगा तो क्या करोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि उसका टूस कॉम्प्लीमेंट जो है निकाला जाएगा, तो और फिर जाहिर है उसको निकालने के बाद ऐड किया जाएगा पहली वैल्यू के साथ, तो उसको जो है एक्चुअली ये टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद 1 से ऐड किया जाएगा, तो उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा, ठीक है। यानी कि वैल्यू को इन्वर्स करने के बाद 1 ऐड करोगे तो टूस कॉम्प्लीमेंट, जैसे अभी दिखाया आपको। इफ द हाईएस्ट बिट इज 0, अगर हाईएस्ट बिट 0 तो जाहिर है वो वैल्यू पॉजिटिव कहलाएगी, वो नेगेटिव तो नहीं होगी, वो वैल्यू पॉजिटिव कहलाएगी। और ये तो एज इट इज लिख लोगे, आपको बताइए पॉजिटिव वैल्यू तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं बाइनरी का, तो वो है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, ये एग्जांपल दिया है, बाइनरी का नंबर लिखा है 111 4 टाइम्स 0, तो इसके हाईएस्ट बिट में क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू थी, नेगेटिव वैल्यू है, टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, जितने भी पहले आप बिट्स को इन्वर्ट करोगे, पहला स्टेप यही होता है, तो सारी जो 1 थे वो 0 बन जाएंगे, सारे 0 1 बन जाएंगे। फिर उसका दूसरा स्टेप क्या होता है, 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करोगे तो जवाब आ जाएगा ये, और इसको कहते हैं हम 16। अब चूंकि ये वैल्यू नेगेटिव थी तो हम इस 16 के साथ हम माइनस का साइन भी लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -16, ठीक है। ये करोगे आप जब कन्वर्जन करोगे तो ये बात याद रखनी होगी कि आप माइनस का साइन भी लगाओगे इफ द बाइनरी वैल्यू इज गिवन इन नेगेटिव नोटेशन, तो टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसको आप माइनस में माइनस का साइन भी साथ ही इंट्रोड्यूस करोगे। तो ये एक्चुअली था कन्वर्जन ऑफ साइन बाइनरी टू डेसिमल। कन्वर्टिंग साइन डेसिमल टू बाइनरी, साइन डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेसिमल इंटीजर टू बाइनरी, ठीक है। जो जो डेसिमल की वैल्यू है, जो जो दी हुई है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या, जो जैसे पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है डेसिमल की, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये तो आपको आता ही है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, कि जो जो बिट्स जो बाइनरी की वो बिट्स को आप 1 कर दोगे जो डेसिमल में दी हुई है। इफ द ओरिजिनल डेसिमल इंटीजर वाज नेगेटिव, अगर जो ओरिजिनल नंबर था, जो डेसिमल का नंबर अगर नेगेटिव में दिया हुआ है, फिर क्या करना है, फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसका आपने टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाइनरी नंबर का, जो कि आपको आता है पिछले स्टेप में भी आप दिखाया था। जैसे आपका एग्जांपल दी है कि -43 डेसिमल का है, इसका कन्वर्ट करो बाइनरी में, तो कैसे करोगे, तो पहले आप समझो माइनस नहीं लगा हुआ, 43 है, 43 को आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, तो 43 ऐसे लिखोगे बाइनरी में
एक बाइट के अंदर। अब चूंकि वैल्यू नेगेटिव है तो आप इस वैल्यू को जो आपने निकाला है इसका आप क्या करोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे। जब आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वो ये वैल्यू बन जाएगी, और ये वैल्यू एक्चुअली -43 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। अच्छा, कन्वर्टिंग साइन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इसके अंदर दो स्टेप्स है। तो पहला काम क्या होगा, कन्वर्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेसिमल इंटीजर टू हेक्सा। पहले आप क्या करोगे, डेसिमल, जाहिर है साइन डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो अगर पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू कह रहे हैं, तो जाहिर है डेसिमल की वैल्यू की अगर पॉजिटिव वैल्यू उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना मैं आपको सिखा चुका हूं पहले, पिछली स्लाइड में देख लीजिएगा कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन मैंने दिखाया। हाँ, अगर अगर डेसिमल वैल्यू जो दी हुई थी अगर वो नेगेटिव में दी हुई है तो आप क्या करोगे, क्रिएट द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप। ठीक है। तो आप क्या करोगे कि अगर वो वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, मतलब नेगेटिव वैल्यू है ना, तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, जो डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, और कन्वर्ट करने के बाद उसका टूस हेक्साडेसिमल का टूस कॉम्प्लीमेंट ले लो। हेक्साडेसिमल टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे लोगे, जाहिर है वो माइनस कर दोगे, मैंने आपको सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, 15 में से माइनस कर दोगे नंबर को, तो हेक्सा और प्लस वन आखिर में जवाब आए प्लस वन कर दोगे, तो वो हेक्साडेसिमल का टूस कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो ये वो तरीकेकार है कि अगर आप कन्वर्ट करना चाहो साइन डेसिमल को हेक्साडेसिमल में तो आप कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगली स्लाइड में देख लें, कन्वर्टिंग साइन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। साइन हेक्साडेसिमल को अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, साइन हेक्साडेसिमल को अगर आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो वो कैसे करेंगे। इफ द हेक्साडेसिमल नंबर इज नेगेटिव, अगर हेक्साडेसिमल नंबर आपको नेगेटिव में दिया, इसकी पहचान क्या मैंने आपको बताया था, जो आपका हाईएस्ट बिट है अगर वो 7 से अबव है तो वो नेगेटिव है। तो जाहिर है अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू नेगेटिव में दी है तो आप क्या करोगे, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, और अगर वो साइन वैल्यू अगर हेक्साडेसिमल नहीं, हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर वो पॉजिटिव है तो जाहिर है उसकी वैल्यू को टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, रिटेन द इंटीजर एज इज। ठीक है। तो जो वैल्यू थी वो उसको ऐसे ही रखोगे, उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं है अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो जाहिर है टूस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, यूजिंग द इंटीजर फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप कन्वर्ट द डेसिमल। ठीक है। तो आप करोगे क्या कि आप हेक्साडेसिमल से दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, और ये आपको पिछली स्लाइड में दिखाया गया कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है। इफ द ओरिजिनल वैल्यू वाज नेगेटिव, अगर हेक्साडेसिमल की वैल्यू जो आप थी, जो दी गई थी आपको, अगर वो नेगेटिव थी तो डेसिमल कन्वर्ट करने के बाद आप उसके साथ माइनस साइन भी अटैच करोगे। ठीक है, माइनस साइन अटैच करना पड़ेगी, क्योंकि अगर हेक्साडेसिमल आपको नेगेटिव में दी गई है तो जब डेसिमल में कन्वर्जन हो जाएगी तो उस डेसिमल वैल्यू के साथ आप माइनस का साइन भी लगाओगे। तो ये टोटल जो है कन्वर्जन्स थी हमारी। और अब आपको देख लीजिए रेंजेस दिखाई है, साइन इंटीजर की रेंजेस दिखाई हैं। तो ये देख लीजिए, जैसे साइन बाइट की रेंज है +127 से -128। ठीक है। और साइन वर्ड की, वर्ड आपको मैंने बताया था 2 बाइट का होता है, तो साइन वर्ड की रेंज है -32,768 से यहाँ तक। साइन डबल वर्ड की ये रही, और साइन क्वाड वर्ड की ये रेंजेस यहाँ पर दिखाई। तो लिखा हुआ है कि पॉजिटिव लार्जेस्ट वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी अगर 20 बिट का होगा। ठीक है। तो 2 की पावर 20 कर देना। ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 7 दिया था, 1 बाइट के अंदर 2 की पावर 15 दिया था, 2 बाइट के अंदर 2 की पावर 31 दिया था, जो है 4 बाइट के अंदर। तो आपको पता है डबल वर्ड का मतलब 4 बाइट हो गया। तो ये एक एक कम क्यों है, देखो 7 8 होना चाहिए था ना, एक कम है। एक कम क्यों है, एक कम इसलिए है कि एक बिट साइन की यूज हो रही है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइन की यूज हो रही है, तो इसलिए एक कम है। अच्छा जी, यहाँ देख लीजिए करेक्टर सेट स्टोरेज, यहाँ पर दिखाया गया है कि जैसे एस्की के बारे में, एस्की की वैल्यू, एस्की नंबर्स आपने पढ़े होंगे। तो एस्की की वैल्यू 0 से 127 होता है स्टैंडर्ड। अगर हम एस्की लें, अगर एक्सटेंडेड एस्की लें, उसकी वैल्यू 0 से 25 तक इसके कोड होते हैं। एस्की के कोड होते हैं ना, ए का कोड होता है, बी का कोड होता है, सी का कोड होता है। ए का 65 है, बी का 66 है, इस तरीके से आप
देख लीजिएगा, इसकी लिस्ट होती है। तो एस्की कोड एक्चुअली होते हैं, और ये एस्की कोड जो है ये कॉल होते हैं जब हम ए प्रेस करते हैं, तो इसके बैकग्राउंड में जो इसका रेस्पेक्टिव ए एस्की कोड होता है वो कॉल होता है, और स्क्रीन पे हमें ए लिखा हुआ नजर आता है। तो एस्की कोड्स के ऊपर जो है सारे सिंबल्स है, ए बी सिंबल है, बी बी सिंबल है, सी बी सिंबल है, कीबोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है वो सारे के सारे सिंबल्स हैं, और वो सारे के सारे सिंबल्स एक्चुअली एस्की कोड के अंदर ही रिप्रेजेंट होते हैं बैकग्राउंड में। और एनसी की भी एनसी कोडिंग स्कीम भी है मौजूद। एनसी कोडिंग स्कीम का मतलब क्या है कि ये 0 से 2255 तक कोडिंग स्कीम होती है इसकी भी, ये भी एक है। इस तरह से यूनिकोड भी एक कोडिंग स्कीम है, 0 से लेकर 65,000 तक इसकी ज्यादा बड़ी रेंज है। इसके उर्दू उर्दू और अरबिक और मल्टीपल लैंग्वेजेस के कोड्स इसके अंदर सिंबल्स मौजूद हैं। नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप कोई सा भी जो एरे कैरेक्टर्स होंगे, एरे कैरेक्टर्स जो है वो आखिर में नल बाइट के साथ एंड होते हैं। एंड नल बाइट का मतलब क्या है कि इससे पता चल जाता है कि भाई स्ट्रिंग यहाँ पर खत्म हो चुका है। इस तरह यूजिंग द एस्की टेबल, तो एस्की टेबल बुक में दी हुई है, देख लेना आप कि कौन सी सिंबल का कौन सा कोड है, तो बुक के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है। जो मैंने बुक आपको पीडीएफ में दी है उसमें भी आप देख लीजिएगा, मौजूद है। अच्छा, प्योर न्यूमेरिक डेटा रिप्रेजेंटेशन, आपको पता है कि जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में, वैसे तो कंप्यूटर में बाइनरी भी काम होता है, तो जो बाइनरी के अंदर वैल्यू होगी तो उस पर तो डायरेक्टली कंप्यूटर काम कर लेगा, ठीक है। और एस्की बाइनरी स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स, तो एस्की के अंदर लिखा जाएगा, बाइनरी को ऐसे लिखा जाएगा कि कोई वैल्यू है, जाहिर है एस्की में लिखा जाएगा, अगर 65 है, 66 है, तो बाइनरी में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। एस्की डेसिमल 65 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल में 65 को लिखा जाएगा एज ए 9C, ये भी एस्की है। यानी कि एस्की वैल्यूज को आप 9C भी लिख सकते हो, अगर हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखना चाहो, डेसिमल में लिखना चाहो तो 65 लिख सकते हो, बाइनरी में लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे। तीनों एक ही वैल्यू है 65, डेसिमल का 65 है तो बाइनरी में ऐसे, हेक्सा में ऐसे, डेसिमल में ऐसे। अच्छा, ये बुलियन ऑपरेशंस तो आपने पढ़े होंगे, नॉट, एंड, और ठीक है। तो ये सारे बुलियन ऑपरेशंस हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ट्रूथ टेबल के बारे में पढ़ा होगा आपने, डीएलडी के अंदर बहुत तफसील से ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू, जैसे आप देखो ये एक्स है ना, तो एक्स को नॉट, ये क्या मतलब, ये नेगेशन का सिंबल है ये, ठीक है। तो नॉट एक्स, ये हो गया नॉट एक्स। एक्स एंड वाई, ठीक है, ये एक्स, ये सिंबल एंड का होता है आपको पता है, एक्स वाई, तो एक्स एंड वाई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक्स और वाई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इस तरह नॉट एक्स और वाई, ठीक है, पहले एक्स को नोट करोगे फिर वाई के साथ उसको जो है और करोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले नॉट एक्स करोगे फिर वाई के साथ उसको और करोगे। फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स, तो पहले पहले ब्रैकेट वाली चीज करोगे, एक्स और वाई को आप एंड करोगे पहले, और जो जवाब आएगा उसके ऊपर नेगेशन परफॉर्म करोगे नॉट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर दिया है एक्स एंड वाई नॉट, तो पहले आप वाई नॉट को परफॉर्म करोगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्स के साथ क्या कर दोगे, एंड कर दोगे। तो ये तो आपको आता ही है, ये चीजें आपने की हुई है। नॉट का मतलब इनवर्स होता है, जाहिर है, अगर एक्स की वैल्यू एफ है तो अगर आप निगेशन इसका परफॉर्म करोगे तो निगेशन परफॉर्म करने के बाद वो, अगर एक्स की वैल्यू फॉल्स है तो नेगेशन परफॉर्म करने के बाद ट्रू हो जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू ट्रू है नेगेशन परफॉर्म करने के बाद वो फॉल्स हो जाएगी। नॉट का यही काम होता है कि वो इन्वर्ट कर देता है बूलियन वैल्यू को। एंड का मतलब, एंड का भी आपको पता है कि एंड के अंदर जो है जब दोनों ट्रू होता है, जब तक वैल्यू ट्रू आती है, ठीक है, जब दोनों फॉल्स होता है तो वैल्यू फॉल्स रहेगी, या दोनों फॉल्स है ये फॉल्स, जितने ऑपरेट, अब यहाँ पर एक ट्रू है तब भी वैल्यू फॉल्स रहेगी, जब तक दोनों ट्रू नहीं आते, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रू एक फॉल्स, तभी वैल्यू फॉल्स रहेगी। जब दोनों ट्रू हो जाएंगे, जब सारे ऑपरेटर्स ट्रू होंगे तो जाहिर है तब जाके जो है वो रिजल्ट ट्रू होता है। तो ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। और के लिए जो है अगर एक भी ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू हो जाता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा। अगर कोई एक भी ट्रू हो गया, जैसे एक ट्रू हो गया ना, एफ एक, एक्स और वाई है, एक्स है और वाई है, एक्स में से एक एक्स एफ है, फॉल्स है, वाई ट्रू है, तो एक भी अगर ट्रू हो गया रिजल्ट ट्रू आएगा। यहाँ पर एक भी अगर ट्रू हो गया रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। ये आपको पता है और के बारे में। इस तरह से यहाँ एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्स और वाई, एक्स को आप नोट करोगे और उसके साथ और करोगे वाई को, पहले नोट परफॉर्म होगा,
लिखा हुआ है, पहले नॉट परफॉर्म होगा फिर और परफॉर्म होगा। इस तरह से नॉट एक्स और वाई, ठीक है, पहले और परफॉर्म, पहले इसके अंदर क्या करोगे, पहले और परफॉर्म करोगे ब्रैकेट में, पहले और परफॉर्म करोगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर नेगेशन लगाओगे, फिर नॉट परफॉर्म करोगे, नॉट बाद में होगा। और इस तरह से यहाँ पर देखो एंड, ये दिया हुआ है एक्स और वाई एंड जेड, तो पहले क्या करोगे, ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करोगे तो पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, उसके बाद जो है और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करोगे, पहले एंड फिर और। ठीक है, ये भी आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर जाहिर है वो थोड़ा सा रिव्यू करवाया जा रहा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और क्विज में, एग्जाम में, असाइनमेंट में कहीं भी आ जाए, तो आपको पता है और आप इससे यूज्ड टू हो। ट्रूथ टेबल्स दी हुई है यहाँ पे, ट्रूथ टेबल्स आप देख लीजिए। ट्रूथ टेबल में मतलब ये दिखाया जाता है, सारे कॉम्बिनेशंस निकाले जाते हैं और दिखाया जाता है कि हर कॉम्बिनेशन के ऊपर जो है वो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे ट्रूथ टेबल शोज ऑल द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ बूलियन फंक्शन। ठीक है, बूलियन फंक्शन के अंदर जो है बूलियन इनपुट्स दी जाती है, उसका आउटपुट जनरेट होता है। अब यहाँ पर देखो आप, ये एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ एफ टी एफ, ये दी हुई है, मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो जैसे अगर एक्स की वैल्यू फॉल्स है, उसमें आप, अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नॉट एक्स और वाई, ठीक है, तो एक्स ये रहा, वाई ये रहा, एक्स के ऊपर नोट करोगे तो एक्स नोट का ये बन जाएगा, एक्स नोट ये दिया, एक्स अगर एफ है तो ये ट्रू हो जाएगा, एक्स अगर एफ है ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, निगेशन जाहिर है यही होगी। निगेशन करने के बाद इन दोनों के दरमियान आप जाहिर है और परफॉर्म करोगे, जब और परफॉर्म करोगे तो टी और एफ, टी ये और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, दोनों के दरमियान और ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिया, रिजल्ट ये आ रहा है। इस तरह से यहाँ पर देखो ट्रूथ टेबल दी हुई है एक्स और वाई, और आगे उसकी मतलब दिखाया गया है अलग एग्जांपल में। तो एक्स करना है और एंड करना है नेगेशन ऑफ वाई के साथ, तो एक्स की वैल्यू ये दी हुई, एक्स की वैल्यूज ये दी हुई है और वाई की वैल्यूज ये दी हुई है। ठीक है, और लेकिन आप जाहिर है वाई का नेगेशन परफॉर्म करोगे, पहले पहले वाई के साथ नेगेशन करोगे, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, तो वाई के साथ जो नेगेशन वैल्यूज है वो ये दी हुई है। और फिर एक्स और वाई के नेगेशन के दरमियान आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान परफॉर्म क्या करना है, एंड ऑपरेशन। तो ये आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, और एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये जाहिर है इनका आंसर आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, ये अलग दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा है, y को एंड किया है s के साथ, और का साइन है, फिर x को एंड किया है नेगेशन ऑफ s के साथ। तो तीन वेरिएबल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, y, s और x, तीन वेरिएबल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो x, y, s की वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, एफ 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 टी एफ, ये अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, और y और जाहिर है ये ब्रैकेट में तो ये एक साथ ही सॉल्व होगा, तो y और s को एंड करोगे तो जवाब ये आएगा जो दिया हुआ है यहाँ। y और s को अगर आप एंड करोगे, इन दोनों के दरमियान एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है, इन सब के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो जवाब यही आएगा। और s को, s चूंकि नेगेशन में यूज हो रहा है तो s आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये s की वैल्यू दी है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इसका नेगेशन क्या होगा, ये इसका नेगेशन यही होगा, ट्रू ट्रू ट्रू, इसका नेगेशन परफॉर्म करोगे। नेगेशन परफॉर्म करने के बाद फिर आप क्या करोगे, x को एंड कर दोगे इसके नेगेशन के साथ, यानी कि ये वाला ब्रैकेट, उसका जवाब ये आ जाएगा। फिर इन दोनों ब्रैकेट को, यानी कि y और s और x, और y और s के साथ जो एंड हुआ ये, और x और s के साथ उसके नेगेशन के s के साथ जो एंड हुआ है ये, इन दोनों के दरमियान कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और, यानी कि ये एक्सप्रेशन, तो उसका जवाब ये आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली आप कर चुके हो डिटेल के अंदर डीएलडी में, तो बस यहाँ पर थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हो गया। अच्छा जी, बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में जो है बात करते हैं। A computer system comprises of a processor, memory and IO system। ये आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो है तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। कंप्यूटर तीन चीजों में मुश्तमिल होता है, एक प्रोसेसर हो गया, एक मेमोरी हो गई, रैम, और उसकी आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस।
are we used for interfacing with the external world while memory is the processor and internal world. ठीक है, आयो का मतलब क्या, सारे इनपुट आउटपुट दे रहे हो, तो ये तो कंप्यूटर से बाहर की चीज हो गई ना, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये तो मतलब बाहर से इनपुट आउटपुट आ रहा है, प्रोसेसर से बाहर की चीज है। लेकिन अगर आप मेमोरी की बात करें, मेमोरी प्रोसेसर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रही होती है, तो इंटरनल वर्ड जो है वो एक्चुअली कंप्यूटर का जो इंटरनल वर्ड है वो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान कम्युनिकेशन है वो है। तो पूरी पिक्चर के अंदर आप देखें तो प्रोसेसर जो है वो क्या है, वो कोर एलिमेंट है जो कि सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। प्रोसेसर सीपीयू सारे ऑपरेशन प्रोसेसर ही परफॉर्म करता है। तो ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी फेयरली डिस्क्राइब विद प्रोसेसर एंड मेमोरी ओनली। ठीक है, तो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान अगर आपको कम्युनिकेशन अभी हम देखेंगे और उसी पे हम फोकस करेंगे ताकि हमें कम्युनिकेशन समझ में आए। ठीक है, तो तीन चीजें अभी आपको बताई कि प्रोसेसर होता है, मेमोरी होती है, आईओ होता है। लेकिन अभी हम फिलहाल आईओ को हटा देते हैं क्योंकि आईओ जो है वो एक्सटर्नल वर्ड है। हम देखते हैं कि कंप्यूटर का इंटरनल वर्ड यानी कि प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है, उसको जरा पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ द होल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर इज परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन बाय द प्रोसेसर ऑन डेटा व्हिच रेसिड्स इन मेमोरी। सारे प्रोसेसर वही ये लास्ट क्लास में भी आपको मैंने बताया था कि प्रोसेसर वही चीज एग्जीक्यूट करता है जो मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है। ठीक है, तो प्रोसेसर वही चीज एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रोसेसर जो है वो एक्चुअली मेमोरी के अंदर रखी हुए सारे कंटेंट्स को जो है वो एग्जीक्यूट करता है और इसकी ऑपरेशन जो है उसका परफॉर्म करता है। अब ये कम्युनिकेशन हम देख लेते हैं, कम्युनिकेशन आपस में होती कैसे प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान। मेमोरी मतलब रैम। ठीक है, तो रैम के बारे में आपको कुछ बातें लिखी हुई है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए रैम जो है ना, रैम एक्चुअली क्या है, रैम जो है वो एक डम डिवाइस है। रैम के अंदर ये रैम दिखाई भी, रैम के अंदर कोई प्रोसेसर थोड़ी लगा, रैम के अंदर कोई प्रोसेसिंग थोड़ी हो रही। रैम में सिर्फ वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर डेटा एलिमेंट्स हैं और जो रखवाए जा सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर कोई वैल्यू रखवाई जा सकती है रैम के ऊपर, या इससे वैल्यू कोई रीड की जा सकती है। ठीक है, या तो इस पर कोई रखी राइट की जा सकती है, रखवाएंगे तो उसको कहते हैं राइट, अगर रखी हुई वैल्यू को पढ़ेंगे तो उसको कहते हैं रीड। तो दो ही ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, राइट और रीड। जस्ट लाइक पोस्टमैन हु मस्ट बी टोल्ड टू प्रेस। अच्छा अब देखो इसके अंदर ये डम डिवाइस है। जैसे हम पोस्टमैन को बताते हैं ना, कहीं पर अगर लेटर ड्रॉप करना है तो बताते हैं कि भाई कि डेस्टिनेशन कौन सी है, कौन सा पर्सन है, घर का एड्रेस क्या है, स्ट्रीट कौन सा है, स्ट्रीट नंबर कौन सा है, ठीक है, सिटी कौन, सब चीजें बताते हैं। तो इस तरह से रैम के अंदर भी जब वैल्यू रखी जाती है तो प्रोसेसर बताता है कि भाई इस वैल्यू को रैम की इस पोजीशन पे रखो, या वैल्यू कोई रैम से वैल्यू कोई की जाती है तो प्रोसेसर कहता है कि भाई रैम की इस पोजीशन के ऊपर से ये वैल्यू मुझे चाहिए। यानी कि स्पेसिफिक पोजीशन बतानी पड़ती है प्रोसेसर को रैम के ऊपर, अगर रीड करना हो या राइट करना हो, दोनों सूरतों में। ठीक है, तो ये काम होता है क्योंकि जाहिर है रैम डम डिवाइस है, रैम खुद से नहीं कोई रिक्वेस्ट जनरेट करती कि भाई मुझे मुझे यहाँ पर रीड करो या मैं यहाँ से राइट करो। रैम कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करती, सारा प्रोसेसर ही का काम होता है। और प्रोसेसर चूंकि इंटेलिजेंट है, रैम जो डम डिवाइस है, तो प्रोसेसर का काम होता है कि वो कौन से एरिया के ऊपर रैम के राइट करेगा या कौन से एरिया से वैल्यूज को रैम की रीड किया जाएगा। तो ये काम प्रोसेसर का होता है। तो कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म मेमोरी डेट वी वांट टू रीड ऑपरेशन। ठीक है, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि हमें पता चले भाई रैम से हम इस वक्त रीड कर रहे हैं, कभी कभी रीड कर रहे होंगे, कभी राइट कर रहे होंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कब रीड कर रहे हैं, कब राइट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो इस बात की श्योरिटी दे कि भाई इस वक्त रीडिंग हो रहा है या इस वक्त राइटिंग हो रहा है। ठीक है, देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू इन्फॉर्म मेमोरी डेट वी वांट टू रीड प्रिसाइजली विच। तो ये कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे पता चले कि भाई कौन सा एलिमेंट रैम में से हम रीड करना चाह रहे हैं। देयर मस्ट बी अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर द डेटा एलिमेंट्स फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर। कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि मेमोरी से प्रोसेसर के दरमियान, ठीक है, मेमोरी से प्रोसेसर के दरमियान जो है कम्युनिकेशन कैसे होगी, डेटा कैसे जो है वो मेमोरी से प्रोसेसर के पास आएगा। जब रीड करेंगे जाहिर है तो डेटा उठ के रैम से मेमोरी के पास आएगा ना, तो कैसे आएगा। तो इनके मैकेनिज्म्स होने चाहिए बैकग्राउंड के अंदर ताकि ये चीजें इंश्योर हो सके। तो ये कैसे इंश्योर होगा, ये बसेस के जरिए होगा, बीच में बसेस होती हैं।
बसेस होती है, बसेस के जरिए डेटा जो है वो रैम से उठाया जा सकता है, रैम पे रखवाया भी जा सकता है। तो बसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। सिस्टम बस। तो बसेस देखा जाए तो बसेस जो है एक तरह तीन तरह की जो है बसेस होती हैं। अगर हम कैटेगराइज करें बसेस को, तीन तरह की बसेस होती हैं: एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। दे आर थ्री टाइप्स ऑफ बसेस: एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। तो एड्रेस बस के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ बिट्स डेट एड्रेस बस क्या है? द ग्रुप ऑफ बिट्स that the processor uses to inform the memory about which elements to read or write is collectively known as address bus। यानी कि जो प्रोसेसर यूज करता है वैल्यू को रैम पे रखवाने के लिए या वैल्यू को रैम से पढ़ने के लिए, ठीक है, यानी कि कौन से एड्रेस, रैम के कौन से एड्रेस पे वैल्यू राइट करनी है या रैम के कौन से एड्रेस पे वैल्यू रीड करनी है। इसलिए इसका नाम एड्रेस बस है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एड्रेस दिया जाता है कि रैम के मेमोरी के इस एड्रेस पे जाके राइट कर दो या मेमोरी के इस एड्रेस से जाके वैल्यू रीड कर दो। तो एड्रेस बस का काम होता है कि जो है ये यूनिट डायरेक्शन होती है एक्चुअली, सिर्फ प्रोसेसर से रैम की तरफ जाती है। उसका काम ये होता है कि सिर्फ एड्रेसेस को डिफाइन करना। इस तरह डेटा बस होता है। डेटा बस इज यूज्ड टू मूव द डेटा। देखो एड्रेस बस के अंदर डेटा नहीं आता, इसके अंदर सिर्फ एड्रेस जाता है। डेटा जो जाता है ना, वो डेटा जाता है डेटा बस से। डेटा जाता है डेटा बस से। डेटा बस इज यूज्ड टू मूव डेटा फ्रॉम मेमोरी टू द प्रोसेसर इन अ रीड ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि अगर रीड होगा, जब रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो डेटा क्या होगा, मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ डेटा जाएगा। रीड ऑपरेशन के अंदर जाहिर है रैम से डेटा उठ के जाएगा प्रोसेसर के पास, और अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो प्रोसेसर से डेटा जो है वो रैम की तरफ आएगा और राइट की जो है ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये डेटा बस के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया कि जो है डेटा बस के अंदर दो तरीके से होता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि डेटा बस की अगर बात करें तो ये अगर आपका प्रोसेसर है, ठीक है, यानी कि सीपीयू समझ लो, ये प्रोसेसर है सीपीयू, और ये आपकी रैम हो गई। तो अगर सीपीयू ने कुछ रखवाना है रैम पे तो इसको कहेंगे राइटिंग। लेकिन कौन से एड्रेस पे लिखवाना है? रैम के अंदर तो बहुत सारे जगह है, तो कौन से एड्रेस पे लिखवाना है? तो ये एड्रेस बस के अंदर एड्रेस बताया जाएगा कि भाई इस लोकेशन के ऊपर रैम की जो है वो राइट कर दो, वैल्यू को रख दो। और जब रैम से वैल्यू उठाई जाएगी, रैम से वैल्यू सीपीयू के पास लाई जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रीड ऑपरेशन। और रीड ऑपरेशन करते वक्त भी एड्रेस बताया जाएगा कि कौन सा एड्रेस है रैम का, वो कौन सा एड्रेस है जहां पर वैल्यू रखी हुई है, जो कि लाई जाएगी एड्रेस बस के जरिए प्रोसेसर की तरफ। तो एड्रेस बस का काम आपको समझ में आया होगा। एड्रेस बस का काम ये होता है कि एड्रेस बताया जाता है कि कौन से एड्रेस पर राइट करो रैम के, या कौन से एड्रेस से रीड करो रैम के। इस तरीके से कंट्रोल बस को आप देख लीजिए। कंट्रोल बस का काम क्या है? एड्रेस बस का आपको काम पता चल गया, डेटा बस का आपको काम पता चल गया। डेटा बस का मतलब क्या है? अगर हम इस डायग्राम को दोबारा देखें, अगर डेटा बस के अंदर जो है ना डेटा लाया जाता है, एड्रेस बस के अंदर सिर्फ एड्रेस है, ठीक है, डेटा इसमें डेटा नहीं लाया जाता। लेकिन अगर हम डेटा बस की बात करें तो अगर ये आपका सीपीयू है और ये आपका जो है वो रैम है, तो अगर डेटा रखवाया जा रहा है, ठीक है, तो वो डेटा जो रखवाया जाएगा एड्रेस बस से, तो एड्रेस पता चल गया, लेकिन डेटा तो नहीं गया एड्रेस बस में सिर्फ एड्रेस की आइडेंटिफिकेशन हुई है, डेटा उसमें नहीं गया। डेटा किस में जाएगा? डेटा जाएगा जो है आपके डेटा बस में से। तो अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ये डेटा बस है, डेटा बस जो है ना, डेटा बस के जरिए से जो है डेटा रखवाया जाएगा रैम के ऊपर। ठीक है, और इस तरह से रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो यहाँ से डेटा उठाया जाएगा रीडिंग ऑपरेशन के लिए, रैम से डेटा उठाया जाएगा और जो है सीपीयू उठाएगा और वो डेटा बस के जरिए उठाएगा। तो डेटा बस का काम क्या है? डेटा बस के जरिए से डेटा रखवाया जाता है और डेटा उठाया जाता है। एड्रेस बस के जरिए सिर्फ एड्रेस की आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि कौन से एड्रेस पर डेटा रखवाएं या कौन से एड्रेस से डेटा रीड करें। लेकिन डेटा बस के जरिए एक्चुअल डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। कंट्रोल बस के बारे में बात कर लेते हैं। कंट्रोल बस ये तीसरा ग्रुप आ गया। अच्छा, कंट्रोल बस जो है वो एक्चुअली जो है
उसके अंदर डिफरेंट किस्म की लाइंस है, मिसकेलेनियस इंडिपेंडेंट लाइंस। देखो एड्रेस बस भी कलेक्टिवली सारी लाइंस काम करती हैं। अगर 8 बिट है तो 8 बिट की 8 बिट एक साथ काम करेंगे, 16 बिट है तो 16 की 16 बिट एक साथ काम करेंगी, 32 है तो 32 की 32 बिट्स एक साथ काम करेंगी। इस तरह डेटा बस भी ऐसा ही है कि 16 बिट 8 बिट 32 बिट जितनी भी बिट्स हैं वो सारे मिलके काम करती है। लेकिन अगर हम कंट्रोल बस की बात करें, कंट्रोल बस की बिट सारी मिलके काम नहीं करती, बल्कि सारे हर बिट का हर बस यानी कि इस बस के अंदर हर लाइन का अलग अलग काम होता है। सारी लाइंस मिलके काम नहीं करती है, बल्कि कंट्रोल बस के अंदर हर लाइन का अलग अलग काम होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल वन लाइन ऑफ द बस इज यूज्ड टू इन्फॉर्म द मेमोरी अबाउट वेदर टू रीड द ऑपरेशन और राइट द ऑपरेशन। यानी कि कंट्रोल बस की एक लाइन हो सकता है ये बता रही हो कि इस पर रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एक लाइन ये बताएगी कि फॉर एग्जांपल कैरी जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। एक लाइन ये बताएगी ओवरफ्लो जनरेट हुआ है। यानी कंट्रोल बस की मुख्तलिफ लाइनें हैं और हर लाइन का मतलब अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग लाइन का मतलब अलग अलग है। इन सारी लाइंस को मिला के हम कोई एक मतलब नहीं निकाल सकते, यानी वो यूजलेस होगा। हर लाइन का मतलब इंडिविजुअल है कंट्रोल बस की। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम कंट्रोल रखा है कि कंट्रोलिंग की जाती है, जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं उनकी अगर हमें कंट्रोलिंग करनी है, ठीक है, तो वो कंट्रोल बस के जरिए से जो है ये सारी कंट्रोलिंग परफॉर्म होगी। तो ये तीनों तरह की बसेस आपके सामने आ गई, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। एक डायग्राम भी दिखाई गई है कि सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और ये तीनों बसेस चल रही होती है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस। ये सिस्टम बसेस हैं और सारी कम्युनिकेशन कर रही होती है सीपीयू मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस के दरमियान। तो बसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द आईज नोज एंड एयर्स ऑफ द प्रोसेसर। बसेस जो है वो जाहिर है जिस तरह इंसान जो है आँख कान और नाक के बगैर बेकार होता है, उसको समझ में नहीं आता कुछ, इस तरह बसेस के जरिए से ही जो है हम कम्युनिकेशन करते हैं। इसके बगैर कम्युनिकेशन हो नहीं सकती। सब प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सकती अगर बसेस ना हो। इट यूजेस देम इन सिंक्रोनाइज्ड मैनर टू परफॉर्म अ मीनिंगफुल ऑपरेशन। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन होती है और ताकि मीनिंगफुल ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। एड्रेस बस के बारे में थोड़ा बताया गया है, ये मैं बता भी चुका हूं आपको। एड्रेस बस जो होता है ना, एड्रेस बस क्या है, यूनि डायरेक्शन है। यूनि डायरेक्शन का मतलब क्या है? यूनि डायरेक्शन का मतलब क्या है? यूनि डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो सीपीयू है ना, सीपीयू से एड्रेस, सीपीयू बताएगा, हमेशा सीपीयू रिक्वेस्ट जनरेट करेगा कि कहाँ पर डेटा जो है वो कहाँ पर डेटा राइट करना है या कहाँ से डेटा रीड करना है। रिक्वेस्ट कौन जनरेट करेगा? हमेशा सीपीयू। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था रैम रैम जो है वो डम डिवाइस है, तो ये तो रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करती है, कुछ नहीं करेगी। सीपीयू ही जो है राइट करना होगा तो सीपीयू राइट करेगा और रीड करना होगा तो सीपीयू ही रीड करेगा। तो ये यूनि डायरेक्शन होती है, हमेशा सीपीयू से रैम की तरफ ही जो है रिक्वेस्ट जाएगी। इसलिए इसको हम कहते हैं यूनि डायरेक्शन, कि हमेशा सीपीयू से रैम की तरफ रिक्वेस्ट जाएगी। रैम से सीपीयू की तरफ कोई रिक्वेस्ट आ नहीं सकती, क्योंकि रैम डम डिवाइस है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि दिस इज बिकॉज मेमोरी इज डम डिवाइस एंड कैन नॉट प्रेडिक्ट विच एलिमेंट द प्रोसेसर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम नीड्स। रैम को नहीं पता कि प्रोसेसर को कौन सा डेटा कब चाहिए, तो हमेशा प्रोसेसर ही रिक्वेस्ट करेगा रैम को। तो यूनि डायरेक्शन बस, ये बस जो है वो यूनि डायरेक्शन होती है। फिर हम डेटा बस के बारे में बात कर लेते हैं। डेटा बस जो है वो बाय डायरेक्शन होती है। बाय डायरेक्शन मतलब क्या है कि डेटा जाहिर है प्रोसेसर से रैम की तरफ भी जा सकता है और रैम से प्रोसेसर की तरफ भी जा सकता है। अगर अगर राइट करोगे तो डेटा प्रोसेसर रैम की तरफ जाएगा, रीड करोगे तो डेटा प्रोसेसर से उठ के रैम से उठ के प्रोसेसर की तरफ आएगा। तो ये बस जो होती है ये बाय डायरेक्शन होती है। एड्रेस बस यूनि डायरेक्शन है और डेटा बस जो है वो बाय डायरेक्शन है। इसके बाद हम कंट्रोल बस के बारे में बात कर लेते हैं। The control bus is special and relatively complex because different lines comprising it behave differently. ये आपको मैं बता चुका हूँ कि कंट्रोल बस का काम, कंट्रोल बस का काम, इसकी हर लाइन का काम अलग अलग है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है वो कलेक्टिवली सारी लाइंस जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्रोसेसर के यानी कि कंट्रोल बस के अंदर ये आप पढ़ लेगा, टेक्स्ट लिखा है। कंट्रोल बस का काम यही होता है कि इसकी हर लाइन का जो है अलग अलग पर्पज है। सारा मिलके लाइन जो है वो एक साथ काम नहीं करती, हर लाइन का अपना काम है। तो ये डायग्राम दिखाई गई है, जैसे आप देखो एड्रेस बस यूनि डायरेक्शन है, तो इसका फ्लो जो है प्रोसेसर से मेमोरी है। ये बाय डायरेक्शन है डेटा बस, तो प्रोसेसर मेमोरी भी गया, मेमोरी से प्रोसेसर भी आया
और कंट्रोल बस भी बाई डायरेक्शन है, प्रोसेसर मेमोरी गया और मेमोरी से वापस प्रोसेसर भी आ सकता है। तो एनिमेशन के थ्रू भी दिखाया गया है कि डेटा बस और कंट्रोल बस जो है बाई डायरेक्शन है, जबकि एड्रेस बस जो है वो यूनि डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सिस्टम बसेस के बारे में हमने पढ़ लिया।